आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री से रिलेटेड एक और टॉपिक। और आज का टॉपिक रहने वाला है प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। ये क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश साहू और आपका मेरे यूट्यूब चैनल योगेश केमिस्ट्री पर स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं, ये जो प्रोबेबिलिटी होता क्या है इसके बारे में देखते हैं पहले, उसके बाद हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू की तरफ चलेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी एक प्रकार से हिंदी में अगर बोलें तो इसको हम प्रायिकता के नाम से जानते हैं। प्रायिकता के नाम से हम इसको जानते हैं। ये जो प्रोबेबिलिटी है ये क्या बताता है, तो इसके लिए जो सिंपल फार्मूला होगा वो कुछ इस प्रकार से होता है। प्रोबेबिलिटी को हम पी से अगर डिनोट करें तो आपको कुछ इस प्रकार से इसका फार्मूला आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं। ये एक्चुअल में ये मॉड का स्क्वायर होगा। ये कुछ इस प्रकार से हम इसको देखेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, या सिंपली ये कुछ ऐसा लिखा हुआ भी दिखाई दे सकता है आपको, स्क्वायर डी टाउ। और यहाँ पर जो साई स्क्वायर का मतलब हो रहा है ये कुछ इस प्रकार से लेना है आपको। ठीक है, एक ही फंक्शन है और एक ही फंक्शन का आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी लेना है उस फंक्शन का, और ये डी टाउ। और ये डी टाउ का मतलब क्या होता है हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, और इसको हम बात की है नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड जो टॉपिक था उसमें। अगर ये डी टाउ के बारे में आपको जानना है तो आप नॉर्मलाइजेशन वाले वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। और ये जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस हम किए थे कहीं ना कहीं ये उससे रिलेटेड है। अगर हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन के लिए जो वैल्यू हम निकालते हैं वहाँ पर कुछ इस प्रकार से वैल्यू आपको आता हुआ दिखाई देता है। साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डी टाउ कुछ इस प्रकार से हम लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो अगर इसको हम उल्टा चले, अगर आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू अगर पता है, इसको उल्टा रिवर्स कर देंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एन स्क्वायर और ये हो जाएगा साई, सीधा सीधा मैं इसको साई स्क्वायर कर देता हूँ और डी टाउ। ठीक है, साई स्क्वायर कर दिया इसको डी टाउ। तो ये बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दे रहा है। मतलब इसका वैल्यू अगर लेना है आपको तो अब इसको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ, साई स्क्वायर डी टाउ बराबर 1/n स्क्वायर। ये इसका वैल्यू होने वाला है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का। ध्यान में रखिएगा, ये कुछ इस प्रकार से आता है। तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का एक और फार्मूला, ये आप बाईपास बना सकते हो। अगर वेव फंक्शन के फॉर्म पर अगर क्वेश्चन आपको दिया है तो वहाँ से आपको एक डाउट या आंसर आप निकाल सकते हो। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा एन स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा। ये एन स्क्वायर क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। जो प्रोबेबिलिटी है ये एक रियल और पॉजिटिव वैल्यू ही होगा, इसलिए हम इसको मॉड के रूप में लेते हैं। क्या होता है ये हमेशा रियल और पॉजिटिव वैल्यू होता है, रियल एंड पॉजिटिव वैल्यू। ठीक, ये ध्यान में रख। प्रोबेबिलिटी जो है इसको अगर स्मॉल रेंज पर लेना चाहें तो हम जैसे कि बोल सकते हैं x1 से x2 और ये साई का स्क्वायर dx, अगर x के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 1D के लिए अगर होगा तो, और अगर इसको टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए अगर बात करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी हम -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के बीच में इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्व करना होगा। तो आप स्मॉल रेंज के लिए या तो टोटल प्रोबेबिलिटी आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं। अभी देखिए, इसमें अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाए, जैसे कि मान लेते हैं अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा गया है a/4 से a/2। ठीक है, और कुछ इस प्रकार से दिया गया है, या तो फिर जैसे ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको इसमें अब बताना है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, अब इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप समझिएगा, इसमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना कैसे है।
मान लेते हैं अभी अपने को n बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो n बराबर 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर n बराबर 4 के लिए आप यहाँ पर 4 कुछ इस प्रकार से आप बनाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। आप n बराबर 4 मतलब आप समझ रहे हैं, n बराबर 4 में तो 4 यहाँ पर मिलेगा। अब मान लेते हैं ये जो रेंज है ये a बराबर 0 से लेकर a बराबर a तक है, ठीक है। या तो आप बोल सकते हो x बराबर 0 से x बराबर a तक है, इसका रेंज जो है कुछ इस प्रकार से है। अब इसमें आपको एक पर्टिकुलर रेंज के लिए बोला जाए, मान लेते हैं यहाँ से आपको x1 देता है और ये वाला पोजीशन को आपको x2 बताता है, तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर सॉल्व करना है आपको x1 x2, ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे इसको आप देखेंगे इसको, तो यहाँ पर ये कितना भाग मिल रहा है, जैसे कि इसमें देखेंगे 1 2 3 4 4 भाग में है ये, जिसमें से ये वाला पर्टिकुलर देखेंगे तो ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ठीक है। अब इसको लिखोगे कैसे, जैसे कि ये a है, ये आपका क्या होगा a/4 होगा, ये वाला a/2 होगा, ये वाला 3a/4 होगा और ये वाला a होगा, ठीक है। कुछ ऐसा ही आप यहाँ पर बनाएंगे इसका जो डिस्टेंस है। अब यहाँ पर आपको बोला जाए, जैसे कि मैं अभी बोला a/4, x1 को आप यहाँ पर क्या बता रहे हैं a/4 बता रहे हैं और x2 को a/2 बता रहे हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो भाग है वो कितना भाग है 1/4 भाग है। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो इसका जो आंसर आएगा वो 1/4 आएगा, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पर भी सॉल्व करोगे a/2 से लेकर 3a/4 तक आप सॉल्व करोगे इसको, तो यहाँ पर भी आंसर 1/4 ही आएगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर रेंज को आपको समझना है। अगर आपको a/4 से 3a/4 बोला जाए, जैसे कि यहाँ पर a/4 से लेकर 3a/4 अगर बोल दिया जाए तो ये आंसर अब 1/2 हो जाएगा। तो ऐसे इसको आपको देख के भी थोड़ा सा डाउट लगाना है, एकदम से सॉल्व करने नहीं बैठना है, आप ऐसे सही आंसर तक अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए, जैसे कि इसमें अगर बोला जाए फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पर होगा, जैसे कि कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम जो पूछा जाता है इसमें अगर बोला जाए फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है, फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पर है, तो फर्स्ट मैक्सिमा आप बताओगे यहाँ पर, आप इसके लिए फॉर्मूला नोट कर लो। फर्स्ट मैक्सिमा तो ये होगा 1/2n पर, पहला मैक्सिमा यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर है, ठीक है। फर्स्ट मैक्सिमा 1/2n पर होगा। वैसे ही फर्स्ट नोड के बारे में अगर बात किया जाए तो फर्स्ट नोड 1/n पर होगा, ठीक है। 1/n मतलब 1/4 यहाँ पर, ठीक है, देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर होगा फर्स्ट नोड, ठीक है। और आप जानते ही हैं टोटल नोड कितना होता है, टोटल नोड होता है n/n-1। यहाँ पर देखें 1 2 3 नोड ही दिखाई दे रहा है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम कुछ आपको फार्मूला देकर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड पॉइंट। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में। अब ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम कहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ऐसा कोई ऑपरेटर जो आइगन वैल्यू से रिलेटेड ना हो, ठीक है, मतलब आइगन वैल्यू को फॉलो नहीं कर रहा होगा, तो हम वहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू के कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। जैसे कि ये आपका अभी हम देख रहे हैं ये प्रोबेबिलिटी है और इसी को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू, या इसी को बोल दिया जाता है एवरेज वैल्यू, ठीक, औसत मान, औसत मान। अब इसको आप कैसे करोगे, जैसे कि यहाँ पर बताएं, अगर कोई ऑपरेटर आइगन वैल्यू को फॉलो नहीं कर रहा हो, को फॉलो नहीं कर रहा हो,
अगर आइगन वैल्यू को फॉलो नहीं कर रहा हो तो वहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी ना दे के हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं ऑपरेटर बी अगर आइगन वैल्यू रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो कुछ ऐसा हम यहाँ पर भी लगा सकते हो डिटाउ, कुछ ऐसा यहाँ पर हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर साई जो होगा वो नॉर्मलाइज्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर जो बता रहा हूँ अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साई बी, चलो ठीक है इसी ऑपरेटर से ले लेता हूँ मैं, तो कुछ यहाँ पर ऐसे अपने को बताना पड़ेगा साई स्टार डी टाउ। ठीक है, अगर नॉर्मलाइज्ड ना हो उस कंडीशन में हम इस रूल के तरफ आगे चले जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं आपको कुछ स्पेशल रेंज पर बोला हो जैसे कि ए से बी तक, तो ये फार्मूला कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। ये एवरेज वैल्यू के लिए है। ठीक है, एवरेज वैल्यू आप ऐसे निकालेंगे किसी चीज़ का। अब यहाँ पर जो ऑपरेटर है ये ऑपरेटर अब अलग अलग होगा। जैसे कि अगर हम बात करें किसके लिए, अगर हम पोजीशन के लिए बात करें तो पोजीशन के लिए बात करेंगे तो पोजीशन का एवरेज वैल्यू हम किस प्रकार से देंगे। तो अगर पोजीशन का हम बता रहे हैं तो यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से नोट करेंगे इसको, और फिर यहाँ पर इसके लिए जो वैल्यू हम बताएंगे वो कुछ इस प्रकार से बताएंगे, एक्स साई और ये डी एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर नॉर्मलाइज्ड ना रहा तो ये 1D के लिए बता रहा हूँ, 1D बॉक्स के लिए ये कुछ इस प्रकार से आप बताओगे। अगर नॉर्मलाइज्ड रहा तो इस फॉर्मूला को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है तब के कंडीशन में, नॉर्मलाइज्ड ना हो तो, और ये नॉर्मलाइज्ड होगा। ठीक है, तब के कंडीशन में आप ऐसे बताएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर इसी प्रकार से हम अगर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे तो मोमेंटम के लिए आप लेते हो किसी एक डायरेक्शन में, मैं 1D के लिए ही बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी कंडीशन बता रहा हूँ यहाँ पर, अगर 1D का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना होगा तो आप क्या करोगे, h/2 और ये i हो जाएगा यहाँ पर। अब ये नॉर्मलाइज्ड कंडीशन में बता रहा हूँ, नॉर्मलाइज्ड कंडीशन हो तो आप किस प्रकार से बता सकते हो, साई स्टार d/dx, और यहाँ पर इसका साई हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। ठीक है, ये इसका कम्यूटेटर वैल्यू हो जाता है। और अगर टोटल एनर्जी या हैमिल्टोनियन के लिए अगर आप बताना चाहोगे तो आप क्या बताओगे, टोटल एनर्जी या हैमिल्टोनियन, तो यहाँ पर हो जाएगा h/2 8π² m माइनस से प्लस साई स्टार d/dx², और यहाँ पर हो जाएगा साई dx। ठीक है, तो आप ऐसे यहाँ पर एवरेज वैल्यू को बताते हुए जाएंगे। ठीक है, अभी कुछ पॉइंट जिसको डायरेक्टली आप यहाँ पर सीधा एक चार्ट देख लेते हैं और उससे आप बता सको कि अगर आपको पूछा जाता है तो इसका वैल्यू क्या होगा। एक्सपेक्टेशन वैल्यू इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अभी आगे और देखेंगे, एक क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन से समझने का ट्राई करते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं एक रिलेशन या इक्वेशन फंक्शन दिया हुआ है और ये फंक्शन कुछ इस प्रकार से है 2/L sin nπx/L। ठीक है, कुछ ऐसा फंक्शन दिया गया है और कंडीशन दिया है इसमें 0 से x और L के बीच में। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पर है या पोजीशन पार्टिकल यहाँ पर है जो पोजीशन होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा वो क्या होगा। ठीक है, पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा, तो आप इसके लिए लिखोगे कुछ इस प्रकार से। अब ये ऑपरेटर की तरह काम करेगा और आप यहाँ पर बता रहे हो 0 से L और साई स्टार
और ये x और हो जाएगा साई dx। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे फाइनली, तो ऐसे वैसे मैं प्रोबेबिलिटी के लिए एक टर्म बताया था आपको, और वो टर्म था कुछ इस प्रकार से, ठीक है, n²। अगर डायरेक्ट आप ये जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है इसको आप यहाँ पर रखोगे √2/L, ये n है ना, ठीक है, n का वैल्यू, तो इसको आप n² करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। मतलब ये हो गया, स्क्वायर करोगे 2/L, ये हो जाएगा L/2। ठीक है, फाइनली आंसर ये आएगा आपको जब इसको सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करने के लिए जब आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब इसी को लिखोगे x, फिर से इसको आप लिखोगे और फिर सॉल्व करोगे, फिर वो मैथमेटिकल टर्म घुसते हुए जाएगा, फाइनली आंसर ये आता है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर अगर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आपको दिया हुआ है तो उसको आप कुछ ऐसा करके इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये x का जो वैल्यू हम निकाल रहे थे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो ऐसे कुछ टेबल आप देख लो जिससे आप डायरेक्टली इसका आंसर बता सको। ज़्यादा कुछ नहीं, डायरेक्टली पूछा जाता है क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है पिछले टाइम के भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये जो एवरेज वैल्यू होगा उसके लिए एक एवरेज वैल्यू, एक मैं x के लिए बता देता हूँ और एक px के लिए बता देता हूँ। अब यहाँ पर एक 1D बॉक्स के लिए हम देखते हैं, SHO के लिए देखते हैं और हाइड्रोजन एटम के लिए देखते हैं। ठीक है, तो जो 1D बॉक्स के लिए जो पोजीशन का वैल्यू होगा वो होगा L/2, जो अभी हम निकाल के देखें। SHO के लिए 0 होता है और ये होता है 3/2A0। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से आएगा। वैसे px के लिए देखेंगे तो ये वैल्यू 0 होगा। SHO के लिए बात करते हैं तो ये भी 0 होता है, और हाइड्रोजन एटम के लिए अगर बात करते हैं तो ये आता है H और A/A0। ठीक है, तो ये वैल्यू को आप याद रखिएगा, इससे बाहर शायद ही पूछेगा अगर डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एवरेज वैल्यू 1D के लिए L/2 और उसका मोमेंटम 0 होता है। SHO के लिए 0, ये 0 हो जाएगा, और हाइड्रोजन एटम के लिए 3/2A0 और -IH/A0, या आप इसको लिख सकते हो -I को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2π, और ये I नीचे आ जाएगा तो कुछ इस प्रकार से होगा, और A0। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको बता सकते हो। तो ये एवरेज वैल्यू के बारे में कुछ पॉइंट। अब हम देखते हैं इसका कुछ एडवांस, इस पर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एडवांस पर। तो ये एडवांस को आपको कैसे बनाना है इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं ये डिस्क्रीट फॉर्म पर दिया हो। डिस्क्रीट फॉर्म पर दिया हो बोलने का मतलब डायरेक्टली आपको साई का वैल्यू ऐसे ना दिया हो सीधा फॉर्म पर, और वो डिस्क्रीट मतलब अलग अलग भागों में तोड़ कर दिया हो, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो इसके बारे में देखते हैं। मान लेते हैं डिस्क्रीट फॉर्म पर दिया हो, डिस्क्रीट फॉर्म, तो यहाँ पर जैसे कि मैं बोलूँ अगर साइन इज इक्वल टू A1 φ1 प्लस A2 φ2, ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। साई का जो फंक्शनल जो साई है उसके बारे में कुछ इस प्रकार से बता रहे हैं, मतलब ये अलग अलग भागों में तोड़ दिया गया, डिस्क्रीट रूप में दिया गया है। तो यहाँ पर आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर जो देख रहे हैं A1 और A2, ये आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है या कोफिशिएंट है। ठीक है, कोफिशिएंट भी बोल सकते हो, नॉर्मलाइज्ड कोफिशिएंट ऐसा भी लिखा हो सकता है, कोफिशिएंट, ये A1 A2, और उससे रिलेटेड ये φ1 और φ2 जो दिख रहा है वो रिलेटेड फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी के बारे में, अब ऐसे क्वेश्चन में आपको एनर्जी के बारे में ही जनरली पूछेगा, तो आपको इसके लिए जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो मिलेगा एनर्जी का वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, A1 E1 A2 E2 बाई A1 प्लस A2। अगर नॉर्मलाइज्ड ना रहा तो, और अगर नॉर्मलाइज्ड रहा तो ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा A2 E2।
ठीक है, कुछ ऐसा मिलने वाला है। डिस्क्रीट फॉर्म पर है, हम यहाँ पर एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। एनर्जी के रेस्पेक्ट में ही यहाँ पर जनरली क्वेश्चन पूछता है, तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। ये कौन से कंडीशन में? नॉर्मलाइज्ड ना रहा तो, और अगर फंक्शन के बारे में बोल रहा हूँ, फंक्शन अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो, और नॉर्मलाइज्ड है तो, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से कॉन्सेप्ट आएगा। अभी देखिए, जैसे कि क्वेश्चन में अब थोड़ा सा आपको ऐसे इजी तो नहीं देगा, क्वेश्चन को कैसे घुमा कर पूछेगा जिसको आपको डायरेक्टली ऐसे उठा कर रखना है। आप देखेंगे इसके पीछे का जो रीज़न है वो कैसे आता है। अगर चाहें तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला को नोट कर सकते हैं, आता कैसे है इसके बारे में देखते हैं। मान लेते हैं ये फार्मूला कुछ इस प्रकार से दिया आपको, ठीक है, और आपको पता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम निकालेंगे एनर्जी का, तो हम क्या करेंगे, साई, और एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये एच कैप होगा, साई स्टार या साई स्टार, पहले जो भी लेना है डी टाउ, जैसे कि मैं पहले लेता हूँ इसमें तो पहले ही रख देता हूँ, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से होगा। अब इसको अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो फिर से हम इसको कुछ ऐसा कर लेंगे, साई स्टार, साई और डी टाउ, कुछ इस प्रकार से हम इसको नोट करेंगे। एक्सपेक्टेशन वैल्यू एनर्जी का निकाल रहे हैं और साई बराबर आपको दिया है ये। अब इसी को सॉल्व करना है आपको। कैसे सॉल्व होगा, स्टेप वाइज देखते हुए चलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो कैसे सॉल्व करना है इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखोगे साई के जगह में देखिए यहाँ पर सिर्फ आयोटा जो रहता है आई, उसका अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बनाते हैं तो साइन चेंज होता है, प्लस माइनस और माइनस प्लस, बाकी किसी का भी नहीं करते हैं तो सेम टू सेम लिखना है। तो यहाँ पर A1 phi1 प्लस A2 phi2, ये इसके लिए होगा, ठीक है। बीच में है आपका H कैप। अब दूसरा साई है, फिर से उसके लिए हम लिखेंगे A1 phi1 प्लस A2 phi2, ठीक। डी टाउ, यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट करते हुए दिखाएंगे। फिर से वही लिखेंगे A1 phi1 प्लस A2 phi2 और A1 phi1 प्लस A2 phi2, इसको भी कुछ इस प्रकार से बताएंगे। या तो जनरली सीधा सीधा हम इसको साई स्क्वायर कर सकते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ साई का स्क्वायर, ठीक है। ये डी टाउ कुछ इस प्रकार से होगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे कंडीशन जब दिया जाता है ना तो आपको बोला जाता है ये आर्थो नॉर्मल है, आर्थो नॉर्मल है, ठीक है। ये जो फंक्शन है वो आर्थो नॉर्मल है, ऐसा बोल देगा शुरू में। तो अब देखते हैं, इसको आप पकड़ेंगे ये वाला को और इसके साथ लेते हुए इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इसको पहले लेता हूँ और इसके साथ फिर इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या आएगा, A1 और A1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर है आपका phi1, ठीक है। तो हाँ, ये इसको भी लेना है H कैप और ये phi1, ठीक है। और यहाँ पर क्या है phi1, तो इसको सीधा सीधा हम स्क्वायर कर लेते हैं। phi1 तो ये कुछ ऐसा ले लेते हैं इसको H कैप और ये phi1, ठीक है। दूसरा ये इसके साथ हो गया, अब इसके साथ लेते हैं, प्लस करते हुए चलना। ये है A1 A2, अब यहाँ इसमें एक है phi1 और ये phi2, ठीक है। ये phi1 और H कैप phi2, ठीक, ये इसके साथ हो गया। अब दूसरे बार में हम क्या करते हैं, इसका अब इसके साथ गुणा करेंगे, फिर प्लस करेंगे। यहाँ पर A2 है, यहाँ पर A1 है, A1 और ये A2 है, ठीक है। ये A2, यहाँ पर phi2, यहाँ पर phi1 H कैप और ये हो गया phi2, ठीक है। प्लस फिर से वैसे इसका इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा A2 का स्क्वायर और ये दोनों phi2 है, phi2 H कैप, ये phi2, ठीक है। ऊपर का सॉल्यूशन हो गया। नीचे में देखते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A1, A हो गया ये A1 और ये हो जाएगा स्क्वायर करना है, ठीक है। तो A1 का स्क्वायर सीधा सीधा हम इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा A1 का स्क्वायर phi1 का स्क्वायर डी टाउ प्लस
ये सब अलग अलग सॉल्व होगा ना, ये कुछ इस प्रकार से सब अलग अलग टर्म्स लगते हुए जाएगा। ये इंटीग्रेशन बीच में डालना भूल गया, डी टाउ सब में लिखना पड़ेगा आपको, डी टाउ और यहाँ पर टी टाउ, ठीक है। ये इसका रूल है, कुछ इस प्रकार से करेंगे। प्लस A1 का हो गया, अब B1 का स्क्वायर करेंगे तो A2 का स्क्वायर phi2 का स्क्वायर डी टाउ, ठीक है। तीसरा A2 A1 B1, ठीक है। 2 A1 में है A1 phi1, ये A1 हो गया, और A2 तो A2 phi2, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा phi1 और phi2, नहीं 2 है ना दोनों, नहीं A1 2, ठीक है। और ये डी टाउ, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा फाइनली, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आपको शुरू में कंडीशन दिया है क्या का, आर्थोनॉर्मल सेट है, ठीक है। आर्थोनॉर्मल सेट का मतलब क्या हो रहा है, अगर आर्थोगोनल होगा, आर्थोगोनल, तो यहाँ पर n नॉट इक्वल टू m, मतलब phi1 और phi2 होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, phi1 और phi2 डी टाउ इज इक्वल टू हो जाता है 0, और अगर n इज इक्वल टू m, मतलब phi1 बराबर phi1 या तो phi2 और phi2 के बारे में ही बात होगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, phi1 और phi1 डी टाउ इज इक्वल टू 1 करते हैं, ठीक है। ये रूल है ऑर्थोगोनल का, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनलिटी का, ठीक है। तो ऐसा जो कंडीशन फंस रहा है हम उसमें अब लगाते हुए चलते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा। अब ये जो एच कैप है वो क्या बता रहा है, आपका एनर्जी बता रहा है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखो आप, ये phi1 और phi1 सेम है ना, तो सेम है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, phi1 और phi2 यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो गया आपका 1 हो गया। अब इसमें क्या लगा है, A1 का स्क्वायर लगा है, ठीक है। दूसरा इसमें आते हैं A1 A2 है, phi1 phi2 है, तो ये क्या हो जाएगा, आर्थोगोनल होगा, तो ये वाला 0 हो जाएगा। प्लस ये 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया 0, ठीक है। अगला वाला देखते हैं A1 A2 phi1 phi2 है, तो ये भी 0 हुआ। और तीसरा वाला देखते हैं, सेम है 2 और 2, ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिर से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और यह है A2 का स्क्वायर, ठीक है, A2 का स्क्वायर। नीचे आप देखो, नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर है स्क्वायर, यहाँ पर है स्क्वायर, और यहाँ पर है अलग अलग, ठीक है। तो ऐसे केस में यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, A1 का स्क्वायर मिल रहा है, और यहाँ पर आपको A2 का स्क्वायर मिल रहा है, और ये आपका आर्थोगोनलिटी के कारण से ये 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एच कैप भी है जिसको आपको कंसीडर करना है, तो ये आपका हो जाएगा E1, और यहाँ पर आपको मिलेगा E2, ठीक है। ये 2 वाला कॉन्सेप्ट है, तो आपको वहाँ पर 2 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये फाइनली आंसर आपको क्या मिला, A1 का स्क्वायर E1 प्लस A2 का स्क्वायर E2 और A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको फाइनली एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको मिल जाएगा। यहाँ पर गलत हो गया था, स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, ठीक है, ये स्क्वायर ये भी स्क्वायर। तो कुछ इस प्रकार से फाइनली आंसर आपको मिलने वाला है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। अगर नॉर्मलाइज्ड ना रहा तो फिर से वो कंडीशन लगाते हुए चलेंगे। अगर बोलता है डायरेक्ट तो आप ऐसे लिखते हुए चलना, ठीक है, यही से लगाना है। नॉर्मलाइज्ड नहीं रहा तो ऐसा, नॉर्मलाइज्ड रहा तो ऐसे, फंक्शन के बारे में। तो फाइनली आंसर आपको ऐसा मिल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर, और उस क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं। अगर ये समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइज कर लेना, थोड़ा सा पीछे कर लेना, और वहाँ से फिर से देखना, समझ में आ जाएगा कैसे कैसे किए हैं। एक क्वेश्चन दिया है, और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल इज इन अ स्टेट फाई इज इक्वल टू, आपको दे रहा है यहाँ पर psi1 प्लस 3 psi2। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है, वेयर psi1 एवं psi2 आइगन फंक्शन है, psi1 एंड psi2 आइगन फंक्शन है, कुछ इस प्रकार से बोल रहा है। और हैमिल्टोनियन ऑफ पार्टिकल विथ आइगन वैल्यू E1 एंड E2, और इससे रिस्पेक्टिवली जो आइगन वैल्यू है E1 E2 है, ठीक है।
रिस्पेक्टिवली आइगन वैल्यू। अब आपको बोलता है द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इन स्टेट, ठीक है। एवरेज एनर्जी क्या होगा, एवरेज एनर्जी इससे रिलेटेड क्या होगा ये पूछा जा रहा है, मतलब आपको डेल ई ये पूछा जा रहा है। और इसके लिए अपने को पता है डायरेक्ट हम फार्मूला से क्या देखते हैं, A1 का स्क्वायर E1 प्लस A2 का स्क्वायर E2, जो भी होगा सब जोड़ते हुए जाना। दो ही फंक्शन है तो दो ही, 3 फंक्शन होगा तो 3 का, ठीक है। A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से ये फार्मूला हो जाएगा। अब इसमें आप देखो ये जो फंक्शन दिया गया है ये आपका आइगन फंक्शन है और इसका आइगन वैल्यू सामने है E1, ठीक है। ये आइगन वैल्यू है। अब इसका जो कॉफिशिएंट है वो कॉफिशिएंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि psi1 से रिलेटेड देखते हैं तो A1 आपको यहाँ पर सामने में 1 लिखा हुआ हो गया, कुछ नहीं मतलब 1 हो जाएगा। और A2 के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर आपको 3 मिलेगा, ठीक है। ये इसका आंसर है पूरा का पूरा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, A1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर E1 प्लस A2 में आपको क्या लिखना है, 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा E2। और A1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो फाइनली ये आपको मिल गया E1 प्लस 9E2 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10। तो फाइनल आंसर इसका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। ऐसा ऑप्शन में रहेगा, आप वहाँ से इसको देखकर चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाले क्वेश्चन में अब क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन है साई बराबर आपको दिया हुआ है 1/√3 φ1 प्लस √2/3 φ2। ये कुछ इस प्रकार से फंक्शन आपको दिया गया है और ये बोलता है psi1 और psi2 ऑर्थोनॉर्मल है। फाइंड द एवरेज एनर्जी इन द टर्म ऑफ आइगन वैल्यू, ठीक है। आइगन वैल्यू के टर्म पर आपको एवरेज एनर्जी फाइंड करना है। ये पूरा जो दिया हुआ है ये ऑर्थोनॉर्मल के सेट में दिया है और एवरेज एनर्जी आपको निकालना है, ठीक है। अब ये ऑर्थोनॉर्मल हो गया, मतलब नॉर्मलाइज कंडीशन में आपको सॉल्व करना है। तो इसका जो एनर्जी आपको फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, A1 का स्क्वायर E1 प्लस A2 का स्क्वायर E2, बस इतना ही करना है। A1 बराबर यहाँ पर दिया है √3 1/√3 और A2 बराबर दिया है √2/3, ठीक है। इसमें रखते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 1/3 √3 में है, इसका स्क्वायर E1 प्लस 2/3 अंडर में और ये हो जाएगा E2 का स्क्वायर, ठीक है। फाइनली इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/3 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा 2/3 E2, ठीक है। ये इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पर निकालना है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आता तो वीडियो को पीछे करके देखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता ज़रूर है, लेकिन आप ट्रिकी आप ये फार्मूला का यूज करके आप फाइनली डायरेक्ट आंसर को निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।